अगर आप उन महिलाओं में से हैं, उन एस्पिरेंट में से हैं जो ये कहते हैं कि पूरा दिन 24 आवर्स आपके पास होने के बाद भी आपके पास पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं है, अपनी कोई स्किल डेवलप करने के लिए टाइम नहीं है, या कोई फिज़िकल एक्सरसाइज आप कर पाएँ उसके लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है, आप खुद घर में रहते हुए अपने आप को मेंटेन रख पाएँ उसके लिए टाइम नहीं है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फॉर द न्यू व्यूवर्स, थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आज का जो वीडियो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर 11 बजे के आसपास। और इससे पहले जो मैं मॉर्निंग में मैं उठी थी 4 बजे, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की थी, अपने टारगेट को प्रिपेयर किया था कि आज मैं क्या क्या पढ़ूँगी। और उसके बाद मैं फिर, क्योंकि जब मुझे बच्चों को स्कूल के लिए प्रिपेयर करना था, तो फिर मैं वहाँ पर लग गई थी अपने डेली वर्क में। साथ ही साथ जो खाना बनाना है, जितने भी हाउस होल्ड वर्क है वो मैं अब कंप्लीट कर चुकी हूँ, और अब आ गई हूँ अपने सेकंड स्लॉट ऑफ टाइम स्टडी के लिए। और यहाँ पर मेरे पास टाइम रहता है, और आई थिंक 2.5 आवर्स का टाइम रहता है। और इतने टाइम को मैं मैनेज करूँगी सिर्फ अपनी पढ़ाई में, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे 11 बज गए हैं तो मैं क्या करती हूँ आजकल कि अगर कोई काम रह जाता है तो मेरा टारगेट है कि 11:30 बजे तक, मेरे माइंड में क्लिक हो जाता है 11 बजे कि अब 11 बज रहे हैं, और मैक्सिमम मैं 11:30 बजे तक सारे काम निपटा देती हूँ। अगर फिर भी कोई काम रह जाए तो मैं उसको वहीं पर छोड़ देती हूँ और पहले अपनी स्टडी करती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में क्या रहता है कि अब जैसे बच्चे स्कूल चले गए हैं और 2 से ढाई घंटे का टाइम रहता है अब इस टाइम पर, कि मैं बिना किसी पॉइंट के अपनी स्टडी कर पाऊँ, और कोई भी कोई परेशान करने वाला नहीं हो, क्योंकि बच्चे फिर आने के बाद तो लगे रहते हैं ना। आपको भी सभी रिलेट कर पाएंगे कि बच्चों को कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। तो मैं पीसफुली अगर यहाँ पे पढ़ सकती हूँ तो ये टाइम मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए लगाती हूँ। बाकी काम मैं फिर बाद के टाइम पर करती हूँ, बच्चों के स्कूल से आने के बाद। तो यहाँ पर ऑलरेडी जितना भी काम था वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं लग गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई में जो मेरा टारगेट है वो मैं आपको बता दूँ। आज का प्लान है रूरल मार्केटिंग के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने का, और हिंदी के जो मुहावरे रह गए हैं उनको कंप्लीट करने का। साथ में इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और हरियाणा जीके में 4 चैप्टर्स है। अब देखते हैं 2.5 आवर्स के अंदर मैं कितना कंप्लीट कर पाती हूँ, और फिर नेक्स्ट का जो बचेगा वो फिर मैं नेक्स्ट टारगेट में कंप्लीट करूँगी। अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया है रूरल मार्केटिंग, और रूरल मार्केटिंग में आज का जो चैप्टर है वो ये था कि रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, कि रूरल कंज्यूमर जो होते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनका क्या बिहेवियर है, कि उनकी नीड क्या है, और वो किस लेवल की प्रोडक्ट उनको चाहिए, किस तरह के चाहिए कि वो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है मिले। तो ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने पढ़ा था कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, उसको जानकारी होना कि वो क्या चीज़ें खरीदेगा, किस पैसे से खरीद सकता है, और उसका उपयोग कैसे करता है। फिर मैंने इसमें टॉपिक पढ़ा था रूरल मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, कि क्यों ज़रूरी है। उसके बाद मैंने इसके पर्पज़ पढ़े कि जैसे रूरल डोमेस्टिक कंज्यूमर है, और उसके हिसाब से अगर हम रूरल मार्केट को देखें, या फिर इंडस्ट्री उपभोक्ता के आधार पर देखें, इस टाइप से। फिर उनका जो फैक्टर्स है कि किस किस फैक्टर पर ये रूरल मार्केटिंग कंज्यूमर का बिहेवियर डिपेंड करता है, क्योंकि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी मार्केट को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पढ़ा जैसे इम्पल्सिव कंज्यूमर है, टाइप ऑफ कंज्यूमर पढ़े, हैबिचुअल कंज्यूमर जो किसी एक प्रोडक्ट को हैबिट की फॉर्म में खरीदते हैं, इम्पल्सिव कंज्यूमर होते हैं जो उसकी देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट को कि ये कैसा है, फिर ब्रांड का भी असर उस पर होता है। न्यू कंज्यूमर वो होता है कि कोई प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है। तो इस तरह से कंज्यूमर के मैंने फिर पढ़े कितने टाइप्स के कंज्यूमर हैं, फिर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं, फिर वो जो बिहेवियर है रूरल कंज्यूमर का उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पड़ी, कि जैसे आप लोगों को भी पता है रूरल एरिया में ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है, ठीक है। वो पैक
पैकेज को ज़्यादा देखते हैं कि साफ़ सुथरा है या नहीं है, उसकी जो मनी वो लगा रहा है उसको वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही है। हाँ ठीक है, चीटिंग का फियर कितना है वहाँ पे। और इसी तरह से एक पॉइंट और आता है कि रिलीजियस इन्फ्लुएंस क्या रहने वाला है, और विमेन क्या डिसीज़न लेती है रूरल मार्केट के प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। तो ये चीज़ें रहती हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कंज्यूमर बिहेवियर में। फिर थ्योरीज आई कि बायर्स की बिहेवियर की थ्योरीज़ क्या हैं, एक दो जो है जैसे हॉवर्ड है, इन्होंने थ्योरीज़ दी हैं। उसके बाद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हुआ था, वो था रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन। ये जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो होता क्या है वो पढ़ा। उसमें क्या था कि जैसे एक होता है मार्केटिंग सेगमेंटेशन, एक होता है मार्केटिंग मिक्स। तो सेगमेंटेशन क्या क्या वो स्ट्रेटजी अपनाए, किस बेसिस पर जैसे प्रोडक्ट बिकते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है सेगमेंटेशन के, कि जैसे किस किस बेसिस पर आप सेगमेंटेशन करेंगे। जैसे हमारा जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन हो गया, बिहेवियरल सेगमेंटेशन हो गया। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था, मतलब मैंने पढ़ा था कि अगर हम सेगमेंटेशन अपनाते हैं, रूरल मार्केटर अगर सेगमेंटेशन वाली टेक्निक अपनाते हैं, स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो उसकी क्या क्या एडवांटेज रहती है और क्या क्या इम्पोर्टेंस रहती हैं। तो ये जो सेगमेंटेशन वाला है ना पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आया था कि धारणा क्या क्या है, जैसे प्रोडक्ट डिफरेंस मार्केट हो गया, टारगेट मार्केटिंग हो गया, मास मार्केटिंग हो गई। इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया मैंने, और मतलब काफ़ी अच्छा भी था, इंटरेस्टिंग था, और आपको अच्छे से समझ में भी आता है। और मुझे लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन जो है इसमें से आ भी सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लेवल के, अगर मतलब जैसे देखो 5 मार्क्स के हैं तो एक दो क्वेश्चन मुझे लगता है हर एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे पेपर लेते हैं ना तो एक या दो शिफ्ट में लेते हैं, तो हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इसमें से देखने के मिलेगा। तो आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं रूरल मार्केट सेगमेंटेशन का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। ये आपके लिए नेक्स्ट जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले उसमें काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट का फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स के बारे जो में, ये और बोलते वो भी हैं इम्पोर्टेंट कि टॉपिक है। हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ाई करें। हम मतलब होते तो सभी के पास 24 आवर्स हैं, बट वो इतना बिजी रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि ये 24 आवर्स कैसे बीत गए। तो मैं कहूँगी कि फर्स्ट तो आप ना अपने आप को एनालाइज करना स्टार्ट कीजिए, अपने टाइम को एनालाइज करना स्टार्ट कीजिए। जो फर्स्ट स्टेप होगा वो यही रहने वाला है कि टाइम को एनालाइज कीजिए। आप देखिए कि आप फुल डे में जब भी आपके पास टाइम होता है, या फुल डे से आप अपने आप को एनालाइज करना शुरू कीजिए कि मैं कैसे, मेरा टाइम जा रहा है, मैं क्या क्या काम करती हूँ। जैसे हाउस होल्ड वर्क करते हैं ऑब्वियसली, फिर उसके बाद जो है आप कुछ फ्री टाइम आपको मिलता होगा, या आप कोई टाइम, देखो हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कोई दिन ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास काम ही ना हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने टाइम को एनालाइज करना। क्योंकि देखो हर चीज़, मतलब मैं तो ये कहूँगी कि अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो आपका टाइम है। पैसा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट अब के टाइम में, इस टाइम में आपके लिए आपका टाइम है। आपको देखना होगा कि आपकी एक एक मिनट कहाँ जा रही है, और वो जब आप एनालाइज कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो टाइम मैंने कहाँ पर स्पेंड किया। कि जैसे कई बार फर्स्टली तो वही है कि स्क्रीन जो है आप रील्स देख रहे हो, दूसरा आप किसी से व्यर्थ में बातें कर रहे हो, ठीक है, मतलब जैसे बैठ गए दो पर्सन और आपस में बातें करने लग गए। हाँ, टहलते टहलते आपका मूड हो गया, आप बैठे ही रहे, आपके पास कोई काम नहीं था, आप फ्री थे आप टाइम में, बट आपका मूड ही नहीं था। अब मूड किस वजह से नहीं था, वो चीज़ भी आपको वीडियोस में मतलब बताऊंगी कि आपको अपने मूड को भी कैसे सेटिस्फाई करना है और अपने पढ़ाई के लिए लगाना है। तो कई बार मतलब अननेसेसरी थिंग आप करते रहते हैं, और जिससे क्या होता है आपका टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि एक पर्सन को जो नींद है वो 6 आवर्स की लेनी चाहिए, बट आप क्या कर रहे हैं, 8 8 घंटे सो रहे हैं, तो वो 2 घंटे आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं नींद में। इस तरह से आप अपने आप के
टाइम को मैनेज कीजिए कि आपका वेस्ट कहाँ हो रहा है और आप उसको यूज़ कैसे कर सकते थे। जब आप 1 डे 2 डे इस तरह से अपने टाइम को एनालाइज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बहुत सारा टाइम पर डे कितना वेस्ट करते रहते हो। तो ये वेस्ट वाला जो टाइम है उसी को आपको यूज़ करना है अपनी स्टडी में। टाइम एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, आप क्या करें, अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि मुझे कौन सा काम कब करना है और उस प्रायोरिटी के बेस पर आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। कई बार क्या होता है कि आप हाउस होल्ड वर्क में और स्टडी में प्रायोरिटी डिफरेंस नहीं कर पाती है कि मुझे इस टाइम पर क्या करना चाहिए था, कौन सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो ये कहूँगी कि आप जो इम्पोर्टेंट काम है उसको स्टार्टिंग में कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है उसको अपने मतलब प्रायोरिटी में फर्स्ट में रखिए और उसके बाद जो अननेसेसरी है वो धीरे धीरे आप कर सकती हैं। तो प्रायोरिटी जो डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपनी स्टडी में और अपने हाउस होल्ड वर्क में आप डिफरेंस नहीं निकाल पाते कि आप में इस टाइम क्या करना है। देखो कुछ क्या होता है, कई बार ये सभी के साथ होता है, रिलेट कर पाएंगे आप अपनी लाइफ से, कि आप क्या करते हैं कि नहीं ये 10 मिनट का काम है या आधे घंटे का काम है, मेरा घर का ही कोई काम है और मैं आधे घंटे का, फिर उसके बाद ना मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी और मैं 2 घंटे पढ़ूँगी पढ़ाई को। और फिर मैं मतलब तसल्ली से पढ़ूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी, पर पहले ये वाला काम कर लेती हूँ, ये हो गया तो फिर वो कर लूँगी। तो इससे क्या हुआ, जो इम्पोर्टेंट थिंग थी ना वो आपने लास्ट में कर दी, जो मतलब होनी चाहिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। बट जो अननेसेसरी, जो आप बाद में भी कर सकते हैं, 10 मिनट बाद भी कर लेंगे तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो काम आप पहले करते हैं। उससे क्या हुआ, जो आपकी एनर्जी थी, जो आप अच्छा कर सकते थे, वो आपने वेस्ट नहीं कहेंगे, अननेसेसरी काम में लगा दी। बट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था उसको आपने डिले कर दिया। ये जो डिले वाला पोर्शन है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है आप लोगों की लाइफ के लिए। क्योंकि अगर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है, तो फिर डिसीज़न आपकी लाइफ के कोई और ही लेगा, आप डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। ये आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट ये है कि आपको अपनी लाइफ में लक्ष्य होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए। तभी अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो आपके पास चाहे 24 आवर्स की जगह पे 48 आवर्स भी आपको पर डे देना, तब भी आप उसको वेस्ट ही करेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका टारगेट क्या है। कोई टारगेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको स्टडी ही करनी है, आप कोई स्किल सीख सकते हैं, आप कोई फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कोई कंप्यूटर में कोर्स कर सकते हैं, आप जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाए, आपको तरक्की दे। आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप अपनी कोई बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप इस तरह से आपके लाइफ में कोई टारगेट होगा ना, तो आप देखना आपके 24 आवर्स में से आप कितना टाइम निकाल पाओगे। टारगेट के बिना तो हर चीज़ डिले ही होगी। तो फोर्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में कोई टारगेट होना चाहिए, तभी आप हर चीज़ को निकाल पाओगे, हर टाइम को निकाल पाओगे। फिफ्थ पॉइंट मैं कहूँगी आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए, वो ये कि आप क्या करो, आपकी लाइफ में ये डिसाइड करो कि अगर मुझे ये टारगेट अचीव करना है तो क्यों करना है। उसके पीछे का कारण होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास उस पीछे का रीज़न नहीं है तो आप सिर्फ 2 दिन मोटिवेट होकर ही उस काम को करोगे, तीसरे दिन आप वो काम नहीं करोगे। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपको ये पता चल गया है, बहुत अच्छी बात है कि आपका वाई फैक्टर आपको पता है, और उस वाई फैक्टर को आप कहीं पर लिख लीजिए, जिसको आप बार बार आप जहाँ पर आपकी नज़रें जाएं। उससे क्या होगा, घबराओ मत, कोई पढ़ेगा तो कोई, इट्स ओके ना, ये आपकी लाइफ है, आपको कैसे सुधारनी है ये आपको देखना है। पढ़ने से, किसी के पढ़ने से और मजाक उड़ाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको अच्छे से सीरियसली नहीं लोगे। तो आप लिख लीजिए, उसको बार बार देखते जाइए, उससे आप मोटिवेट रहेंगे और आपका मन करेगा कि हाँ मुझे अब ये काम करना है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाई फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वाई होगा ना तो टाइम भी निकलेगा, टाइम मैनेज करना आप खुद से सीख पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आपके पास कुछ है ही नहीं करने को, तो टाइम मैनेज करके भी आप क्या कर लोगे,
कुछ भी नहीं। तो मैं ये कहूँगी कि जितनी भी हाउस होल्ड वाइफ्स जो है इसको देख रही हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, आपको कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट आप अपने धर्म की कोई बुक ही पढ़ लीजिए, वो टाइम आप वहाँ लगा लीजिए। अगर और कोई एक्सरसाइज आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लीजिए। मतलब अगर आप कोई जैसे अपने घर में कोई खर्च नहीं दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आप आने वाले डेज़ में वो पैसा जो आपके हस्बैंड कमाते हैं या जो भी लाइफ उसमें फैमिली में कमाता है, वो आप वेस्ट ना करें आपकी दवाइयों पर। एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब देखो, अगर आपके पास कुछ करने को होगा तो टाइम भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। ये डिपेंड करता है आपके माइंड पर, और आप अपने माइंड को किस तरह से फीड कर रहे हैं उस पर। आपके माइंड में सिग्नल कैसा जा रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते। अपनी लाइफ को का जिम्मेदार खुद हैं आप, चाहे वो गलत जगह पे जाए या फिर अच्छी डायरेक्शन में जाए, आसमान को छुए आप, वो डिपेंड करता है आपकी थॉट पर। तो आपकी सबसे पहले थॉट अच्छी होनी चाहिए, उस काम को करने की मतलब मनसा होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अब हरियाणा जीके का चैप्टर स्टार्ट, और मैं मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर बैठ के पढ़ती रहती हूँ। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा टाइम कहीं और पढ़ा, फिर थोड़े से टाइम के बाद कहीं और बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। जैसे अब दोपहर हो गई है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं झूले पे बैठ के पढ़ लेती हूँ। तो पढ़ना है हमें, उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे हम बच्चों को भी देखते रहते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं। तो इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करती रहती हूँ और पढ़ाई करती रहती हूँ। सभी को ऐसा लगता होगा कि बहुत इजी है इनके लिए भी टाइम निकालना, और ये तो पढ़ लेते हैं आराम से, 6-6 घंटे पढ़ लेते हैं। बट ऐसा किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। बट उसके पीछे आपका खुद का माइंड होना चाहिए कि आप टाइम कैसे मैनेज करती है। देखो, अगर मुझे ऐसा लगता है ना किसी दिन कि मैं दिन में नहीं पढ़ पाई, या मैं दिन में नेक्स्ट डे नहीं पढ़ पाऊँगी, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। चाहे उसके लिए फिर मेरी 2 बजे आँख खुले तो मैं 2 बजे ही पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। अब लास्ट सैटरडे अभी जो आने वाला है, आज सैटरडे है, तो मतलब सॉरी फ्राइडे है, तो नेक्स्ट सैटरडे का मैंने टारगेट लिया है कि मैं जो है पूरी रात पढ़ूंगी, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट मैंने उठाया है और नया चैलेंज लिया है अपने लिए कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ और वो सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाए। तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि ऐसे मैंने क्या चैलेंज लिया है और मैं उसको कितना फॉलो अप कर पाई, और कितना जो है मेरा टारगेट कंप्लीट हो पाएगा मतलब। तो ये डिसाइड चैलेंज आप भी लीजिए। अगर आप पर डे ये चैलेंज लेती हैं ना, कोई भी टारगेट बना कर, उसमें से आप 2 काम भी कर पाती हैं और टिक लगा देती हैं उसमें, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है बहुत ज़्यादा। इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट में भी आप कर सकते हैं कि मैंने यहाँ यहाँ टाइम बचाया, उसको आप एनालाइज करो, कहाँ पे प्रॉब्लम थी वो साथ में लिखो, और नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन निकालो, और वो प्रॉब्लम आप दोबारा रिपीट ना करो। तो ये चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल रहती हैं, क्योंकि देखो लाइफ में चेंजेस करना है तो सब कुछ मैनेज हमें ही करना है, हमें अपनी लाइफ में चेंज चाहिए। तो मैनेज करते जाइए, एक डायरी बना लीजिए कि उसमें मैंने ये गलत किया, नेक्स्ट डे फिर मुझे वो नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपके लिए बात बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। अब मैं आ गई थी अपने बच्चों का होमवर्क करवाने के लिए, और ये बहुत अच्छे से लिख रहा था, तो मेरा मन किया मैं ये भी एडिट करके डाल दूँ। बट जो फॉर्मेट था वो अलग उसमें था 9:16 में, तो उसकी वजह से ये अच्छे से आ नहीं रहा है। बट यहाँ पे मैं बच्चों का होमवर्क करवाऊँगी और फिर अपने हाउस होल्ड वर्क में लग जाऊँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।